अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जॉइन कर रहे हैं अपनी एक और ऑनलाइन क्लास में और आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारी असाइनमेंट्स एंड कोर्स अच्छा चल रहा होगा। दो तीन चीज़ें हैं जो आज हमें डिस्कस करनी है। एक तो बिग जो चेंज आया है आज वाली क्लास में वो है कि हमारी जो स्लो ट्रैक है, जो हमारा फास्ट ट्रैक था वो मर्ज हो गया। अभी जस्ट ओनली वन ट्रैक है और वो है वेब डेवलपमेंट बैच 3 कह सकते हैं उसको। क्योंकि कोई भी सेक्शन जो हैं वो अब नहीं रहे। तो अब हमने सबने साथ ही चलना है, जो भी हमारे पास सभी स्टूडेंट्स हैं वो अब सब लोग एक सेक्शन में होंगे और हम उसी तरह से जो है आगे ग्रो करेंगे। इसमें यह है कि जो हमारा फास्ट ट्रैक था उसमें हमने रेट के एक दो लेक्चर हमने एक्स्ट्रा किए हुए हैं और जो हमारा स्लो ट्रैक था उसमें जस्ट हमने रेट का इंट्रोडक्शन लिया था लास्ट टाइम। तो आज हम क्या करते हैं इस क्लास में कि एक दफ़ा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं टॉपिक्स उनको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फास्ट ट्रैक वालों के लिए रिवाइज हो जाएगा और स्लो ट्रैक वाले इसको ज़रा डिटेल में देख लीजिएगा। मजीद जो है स्लो ट्रैक वालों के लिए रिकमेंडेशन है कि जो लेक्चर दो हमारे ऑलरेडी हुए हैं वो इस फेसबुक के ग्रुप में ऑलरेडी हैं। लास्ट वीकेंड और उससे भी लास्ट शायद एक लेक्चर था, उसमें काफ़ी डिटेल में टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। वो भी अगर देख लें एक बार स्लो ट्रैक वाले तो उनके लिए बेटर रहेगा। अभी जो है हमारा रमज़ान के अंदर जो है इसी तरह से चलेगा। जो भी हमारा ऑपरेशंस हैं वो ऑनलाइन इसी तरह से रन करेंगे। लेकिन आई गेस जब तक कोरोना की सिचुएशन अगर बेटर होती है तो रमज़ान के फ़ौरन बाद जो है फिर ऑन साइट क्लासेस होंगी और सब लोग फिर एक ही सेक्शन में एक दिन ज्वाइन करेंगे। टाइम जो है ये जस्ट हमने जो लाइन आज तो एक्सेप्शनल क्लास हो गई, उसकी रीज़न ये है कि हमें कंफर्मेशन नहीं थी अभी कहीं से कि किस टाइम क्लास लेनी है और क्या टाइमिंग्स है। तो जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना था उसके अकॉर्डिंगली चलना था। तो आज उन्होंने डिसीजन लिया दिन में। तो डिसीजन ऐसे था कि हम सैटरडे और संडे को जो क्लास है वो रमज़ान के अंदर 9 to 11 करेंगे, क्योंकि ज़रा शाम को जो हमारा री टाइम था उसके अंदर इफ्तार आ रहा था। तो उसके अलावा जो है क्या सिनेरियो होगा, अभी तो क्लासेस जो है हमारी 5:30 भी होती थी वो अब 9 to 11 हुआ करेगी। सैटरडे और संडे जो नेक्स्ट 2 वीक्स रह गए हैं गेस या 3 वीक्स हैं, दो हैं आई थिंक, लास्ट थर्ड वीक में शायद ईद हो जाए। तो उसके बाद फिर 2-3 वीक्स के बाद क्या टाइमिंग्स होती हैं वो फिर ऑन साइट के लिहाज से देखा जाएगा कि ऑन साइट टाइमिंग क्या होंगी। क्योंकि ऑनलाइन जो है वो अगर नहीं भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा तो वो बाद में क्लास ले सकता है। जब सेशन एंड होगा तो वीडियो रिकॉर्डेड रहती है तो वो बाद में भी देख सकता है। लेकिन जब ऑन साइट होगी तो फिर जो भी आप लोग कॉमनली डिस्कशन लेंगे कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए क्लास की, उस हिसाब से फिर जो है मैनेजमेंट से आप कर लीजिएगा, फिर वो टाइमिंग डिसाइड हो जाएंगी ऑन साइट के लिए। लेकिन लेट्स सी कि अगर वो कोरोना की सिचुएशन बेहतर होती है और हम ईद के बाद ऑन साइट आते हैं तो फिर वो टाइम जो है जो भी बेस्ट सूटेड टाइम होगा हमारे पास होल डे में वो फिर हम अपनी क्लास का रख लेंगे। स्लो ट्रैक वालों के लिए एक और भी अनाउंसमेंट थी कि जो उनका चूंकि अभी जावास्क्रिप्ट का कोई भी टेस्ट नहीं हुआ था तो उनके लिए एक फाइनल टेस्ट हमने प्रिपेयर किया है जावास्क्रिप्ट का। जो लोग उसको क्लियर करेंगे डेफिनेटली वही हमारे साथ आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। उसमें यह है कि जो लोग एटलीस्ट टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए चांसेस उतने ज़्यादा हैं हमारे साथ कैरी ऑन करने के कोर्स में। जो लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसकी वाले फाइनल एग्जाम को तो वो तो उसी वक्त जो है हमारे इस कोर्स से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन स्लो ट्रैक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है टेस्ट लाजमी से
टेस्ट में ज्वाइन एटलीस्ट लाजमी हो, और उसके बाद फिर जो भी सिचुएशन बनती है पास या फेल वाली, उस पे इतनी ज़्यादा उस पे भी फोकस है, लेकिन ज़्यादा फोकस ये है कि आप लोग ज्वाइन करें टेस्ट को। जो लोग टेस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे वो इमीडिएट रिमूव हो जाएंगे नेक्स्ट जो है वीक में, जैसे ही टेस्ट होता है। तो अगर लेट्स सपोज अगर किसी को उस पर्टिकुलर टाइम से इशू है, तो आई गेस मैनेजमेंट जो है वो अवेलेबल रहती है चलाने में, आप अपना टेस्ट का टाइम चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी शायद है उधर। कि लेट्स सपोज आप सैटरडे को नहीं आ सकते, संडे को आ सकते हैं, तो आप वो टेस्ट संडे को भी दे सकते हैं। लेकिन वो मैनेजमेंट जैसे भी डिसीजन करेगी, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहते हैं, ऑफिस में भी जाके आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन जो है जावास्क्रिप्ट का टेस्ट लो ट्रैक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन्हें देना होगा। उसके बाद फिर वो कोर्स में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस में रखना है। अब जो रह गई असाइनमेंट की बात, आई गेस के सारी अनाउंसमेंट जो है वो क्लियर हो गई हैं। क्लासेस को रात 10 बजे कर लें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुबह सैरी भी करनी होती है एंड सो ऑन, तो थोड़ा टफ हो जाएगा सबके लिए। इसलिए सुबह सुबह का टाइम रखा है 9 बजे का, ताकि सब लोग जो हैं वो ऑन टाइम जो है वो, सुबह सुबह ज़रा बंदा फ्रेश होता है तो वो क्लास ले सकता है इजीली। बाकी जो है अभी जो भी असाइनमेंट की बात रहेगी, असाइनमेंट का काफ़ी लोग ग्रुप में पूछ रहे थे। असाइनमेंट जो है अभी हमने देखो, अभी हम बहुत ज़्यादा कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम पीछे नहीं जा सकते, हमें आगे मूव करना है। तो आगे मूव करने का मतलब ये है कि हमें अभी अपने आप को इम्प्रूव करना है। वो इम्प्रूव परफॉर्मेंस के लिहाज से है, वो इम्प्रूवमेंट जो है आपकी लर्निंग में है, वो इम्प्रूवमेंट आपके कोड करने में, वो इम्प्रूवमेंट आपकी बड़ी असाइनमेंट्स करने में। तो हमें अपने आप को बूस्ट करना है। आप सही, आप अगर डेली 5 to 6 आवर बैठते हैं, जो कि हमने कमिट किया था कि हम बैठेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी कोई असाइनमेंट थी जो कि एक वीक में नहीं हो सकती। तो अब हर आने वाली असाइनमेंट आपको बड़ी लगेगी, इसकी रीज़न ये है कि हम हर आने वाले दिन एक नया कॉम्प्लेक्स टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने अपने आप को इस लिहाज से प्रिपेयर करना है, अदरवाइज जो भी हमने अभी तक एफर्ट किए हैं उससे एफर्ट करने का फ़ायदा नहीं है अगर हम अभी कंटिन्यू नहीं कर पाते अपने सारे प्रोसेस को। तो इसमें आप कमिट रहे हैं, क्योंकि अभी एक लेट्स सपोज नेक्स्ट वीक में भी डाल दें असाइनमेंट, देन हम बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स करेंगे तो आप लोग इतने काबिल हो जाएंगे कि कल को आपको इंशाल्लाह कहीं पे इंटर्नशिप करने की भी इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होगी। आप जस्ट थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करके इजीली मार्केट में आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए, ये प्रैक्टिस और इन सारी चीज़ों के लिए असाइनमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो फोकस रखना है। एक्सटेंड करने का मैंने कुछ सोचा तो नहीं है टाइम, दोनों असाइनमेंट्स का, स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक का। चले देखते हैं अगर 1-2 दिन और दे दिया जाए, लेकिन मेरा फोकस ये है कि हर वीक में एक असाइनमेंट एटलीस्ट हम लाजमी करें, जिस तरह से भी करें, ताकि वो हमारा जो है करियर सेटअप हो जाए। हाँ, अब आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो पूछ लें। हम जो है क्विकली अपना एक कोर्स जो है जो भी हमारा चल रहा था उसके ऊपर वापस जाएंगे। स्लो ट्रैक वालों को देखते हुए उनका इंट्रोडक्शन हो गया था, उसके बाद कंपोनेंट्स स्टेट एंड प्रॉप्स जिन लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं वो उनको आज रिवाइज कर लेंगे क्लास में। जिन लोगों ने कि नहीं किए स्लो ट्रैक में, वो ज़रा उसको आज टॉपिक्स को देख लेंगे, ताकि नेक्स्ट वाली क्लास से हम आगे न्यू टॉपिक्स जो हैं वो लर्न कर सकें। बाकी स्लो ट्रैक वालों के पास ऑप्शन है कि वो पुराने वाली क्लासेस जो हैं 2-3 वो देख के, अगर डीपली अंडरस्टैंड करने में श्योर है तो वो भी इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री टाइम में। जस्ट 3 to 4 आवर्स की क्लास हैं, 2-3 क्लासेस हैं जिसके अंदर हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। बट आज हम सारा उनको रिवाइज एंड समराइज कर लेंगे, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स। हाँ, एक दफ़ा अभी मैं जल्दी से क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि क्लास को रात 10 बजे कर लें, ये बहुत मुश्किल है। इसकी रीज़न ये है कि सुबह सैरी करनी होती है। सर क्विज़ ऑनलाइन होगा? नहीं, ऑनलाइन नहीं होगा, क्विज़ जो है ऑन साइट होगा, और डेट जो है वो ग्रुप में मैनेजमेंट की तरफ से दी गई है, उसी पर होगा। बट आप थोड़ा उनसे कम थोड़ी डिस्कशन करके, कोई अगर बहुत इशू है उस पर्टिकुलर टाइम का,
और इस वजह से आप नहीं आ सकते, तो आप उनसे बात करके नेक्स्ट डे कोई टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। सर टेस्ट हो गया है। आपकी बात नहीं हो रही, हमारे साथ एक और क्लास ज्वाइन किया, स्लो ट्रैक था हमारा एक, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है सेम क्लास को, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं। तो इशू ये होता है, हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि हम जब शुरू करते हैं तो 1000 के करीब स्टूडेंट्स को लेते हैं, एंड देन हर क्विज में, हर असाइनमेंट्स की चेकिंग के बाद जो है कुछ कुछ अरसे के बाद जो है, जैसे जैसे हम मॉड्यूल्स पढ़ते जाते हैं HTML CSS में, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन जावास्क्रिप्ट, स्टूडेंट कम होते जाते हैं हमारे पास। जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स कम होते हैं तो हम स्टूडेंट्स को मर्ज करना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उससे रिसोर्सेज बचते हैं, जो भी हम रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, टीचिंग के रिसोर्सेज, देन जो भी ऑन साइट हमारे वहाँ पर रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं तो वो बच जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि जैसे ही जो है कम हो जाएं लोग तो हम क्लास को मर्ज कर दें। तो ये सिनेरियो शुरू से चलता आ रहा है, उसी को फॉलो करते हुए जो भी अभी, चूंकि हमारे पास हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 50-60 स्टूडेंट्स हैं दोनों सेक्शंस में, इतने इतने, तो वो तकरीबन 110 ऐसे कुछ स्टूडेंट बन रहे हैं। तो उस लिहाज से जो है एक क्लास बनती थी, क्योंकि हमारे पास 160 की कैपेसिटी है लैब के अंदर। तो जैसे ही हमारी कैपेसिटी के अंदर सारे सेक्शंस के स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो फिर हम क्लास मर्ज कर देते हैं। अब चूंकि लास्ट क्लास है, इसके बाद जो है कोई और है नहीं। अब जो भी होगा वो नेक्स्ट बैच से होगा, जो भी हम बैच 4 अनाउंस करने वाले हैं सलानी के अंदर। जैसे ये सेक्शन बैच खत्म होगा, इसके खत्म होने के करीब जो है वो नेक्स्ट बैच की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, ताकि क्विज वगैरह लेना और वो सारी चीज़ों में 1-2 मंथ लग जाता है। तो इतने में ये खत्म होगा, इतने में हम एक नया बैच जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन अभी के लिए ये लास्ट मर्ज था आप लोगों के लिए जो हो गया है। तो फर्स्ट ट्रैक वालों की असाइनमेंट का टाइम एक्सटेंड करते हैं, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं कि अब हम टाइम एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम मल्टीपल असाइनमेंट्स करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम 5 to 6 आवर डेली बैठते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उस टाइम के लिहाज से ये असाइनमेंट बहुत बड़ी थी। तो हमें अब अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर माइंड सेटअप करना है, क्योंकि नॉर्मली हम डेवलपमेंट में 8 to 10 आवर्स काम करते हैं, 8 आवर्स, 8-9 आवर्स काम करते हैं डेली। तो अभी अगर हम 4-5 आवर्स बैठना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे लिए 8 आवर्स भी बैठना आसान होगा। अगर अभी हम 5 आवर्स नहीं बैठेंगे, देन जब हम अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत डिफिकल्टीज होंगी, हमें चीज़ें आती भी होंगी लेकिन हम बैठ के काम नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ऐसी कोई, हमने अपना माइंड सेटअप नहीं किया इस तरह से। तो आप लोगों ने जो है उस तरह से चलना है, आप कि थोड़े टाइम एक्सटेंड करना है अपने आप को, ताकि आप मार्केट में जो है एक अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये टेस्ट हो गया स्लो ट्रैक का, जावास्क्रिप्ट का। नहीं अभी तो नहीं हुआ, अभी होगा ना, अभी आज अनाउंसमेंट हुई है, फाइनल टेस्ट होगा। अभी वालेकुम सलाम। इसी कल सर क्लास सुबह जी, सुबह 9 बजे क्लास होगी कल। सर के फौरन बात कर रहे हैं, सर के फौरन बात जो है नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि अ, सब लोग, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मेरा नहीं ख्याल सब लोग सर की टाइम अवेलेबल होंगे। तो जी ऐसा कर लेंगे, लिंक भी न बंद करेगा बेशक नहीं। ऐसा कर सकते हैं, लिंक जो है मैं ओपन रखूंगा थर्सडे फ्राइडे तक। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं लिंक ओपन रखूंगा ऑलवेज, तो आप लोगों के पास प्रेशर रहेगा दोनों असाइनमेंट्स करने का। तो लिंक बंद करने का मकसद ये है कि भाई जो होना था वो हो गया, अब नेक्स्ट असाइनमेंट पे फोकस किया जा सकता है। अगर भाई नेक्स्ट पे फोकस नहीं करेंगे, उसकी नेक्स्ट वाली वीक की असाइनमेंट आपको मसला करेगी, उससे नेक्स्ट फिर ऐसी सारी असाइनमेंट्स इकट्ठी होती जाएंगी और आपके पास कोई भी असाइनमेंट नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि जितनी असाइनमेंट हो जाए उसको बंद किया जाए, और नेक्स्ट जो है असाइनमेंट पे फोकस किया जाए, और नेक्स्ट जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर फोकस किया जाए। लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है, शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये असाइनमेंट्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, एज अ कैरियर भी और एज अ कोर्स भी, क्योंकि जो कोर्स की सर्टिफिकेशन है वो सारी चीज़ें इनके ऊपर बेस कर रही होंगी। तो आप लोगों ने एज मैक्सिमम एज यू कैन आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। सोलोट्रैक की जेंकिन की वेबसाइट कब तक बनानी है? सोलोट्रैक को जेंकिन की वेबसाइट बनानी है, ये नहीं, ये आज डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम दोनों की असाइनमेंट्स को सेम कर लें, ताकि दोनों, अब ये ना हो कि उन्होंने ये असाइनमेंट करनी है, उन्होंने ये असाइनमेंट करनी है। तो अभी स्लो ट्रैक वाले जो असाइनमेंट कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक वाले जो कर रहे हैं, स्लो वाले जो कर रहे हैं, उन्हें करने दें।
उसके बाद जो है हम एक कॉमन असाइनमेंट कर लेंगे, उससे आगे नेक्स्ट ऑनवर्ड हम कॉमन असाइनमेंट ही करेंगे। तो मेरे पास रेक इंस्टॉलेशन में एरर आ रहा है, सॉल्व नहीं आ रहा। क्या एरर आ रहा है? अगर वो पेश करते हैं या उसका कोई स्क्रीनशॉट दिखा दें देन हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सर इस वीक की असाइनमेंट को डिप्लॉय कैसे करना है? डिप्लॉय कैसे करना है ये अच्छा क्वेश्चन है कि डिप्लॉय कैसे करना है। हाँ, उसको मैं आज आपको करके दिखा देता हूँ। पहला काम ही हम वो करते हैं कि इसको डिप्लॉय कैसे करना है वो करते हैं, देन आगे मूव करेंगे। एक कमांड है npm run build की, शायद हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। वो कमांड हम चलाएंगे तो हमें HTML की फाइल मिल जाएगी, जो कि नॉर्मली हम HTML खुद से बनाते होते थे। वो रिएक्ट हमें खुद से HTML की फाइल बना के दे देगा। उस फाइल को हम जिधर भी आप रखोगे उस फोल्डर्स को उठा के, जैसे अगर फाइल उसमें हम डिप्लॉय करते थे फायर बेस पे, तो उसको HTML एक्चुअली मेन डैश डॉट एच टी एम एल फाइल चाहिए होती थी, और बाकी जो भी आपकी CSS की फाइलें हैं, जिसकी फाइलें उसके साथ रख दें तो ऑटोमेटिकली चल जाता था। तो सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे भी, मैं एक दफ़ा आपको करके दिखा दूंगा। सर डिप्लॉयमेंट का बता दें, सॉरी वो अगर नहीं पता था किसी को तो मैं आज पहले वही करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और असाइनमेंट कैसे डिप्लॉय करनी है इस चीज़ की समझ आ जाए। हम एक नई रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको जो भी सैंपल एप्लीकेशन रिएक्ट हमें बना के देता है क्रिएट रिएक्ट ऐप से, उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं ताकि स्लो ट्रैक वाले भी उस चीज़ को देख लें और फास्ट वाले भी देख लें। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई भी असाइनमेंट सबमिट होगी वो ओनली लिंक सबमिट होता है हमारे यहाँ। हम उसको कोई कोड पुश नहीं करते। कोड गिटहब का लिंक से चाहिए होता है और साथ में जो डिप्लॉयड है उसका लिंक चाहिए होता है। हर एक चीज के पीछे हमने एक लॉजिक, एक सिनेरियो बनाया था कि हम ऐसा क्यों करेंगे, ताकि आप लोगों को उस चीज का बर्डन महसूस ना हो बल्कि एक हेल्थी एक्टिविटी लगे। कोई भी एक्टिविटी जब आप उसे एक गोल बना के करते हो तो आप लोगों को आसान लगती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल लगती है। हमने डिप्लॉयमेंट ये सारी चीजें इसलिए करनी थी ताकि हमारा पोर्टफोलियो बढ़े। गिटहब पे रखने की चीज़ों का भी मकसद यही था कि पोर्टफोलियो बने, डेली बेस की एक्टिविटी हमारी गिटहब पे नज़र आनी चाहिए। इसी तरह जो हमारी हैं, अगर जो भी सिनेरियो है हमारा लिंक्स का, जब आप कहीं जॉब पे या कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो आपके पास जब लिस्ट ऑफ लिंक्स होंगे या क्लाइंट का काम करने के लिए, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उन लिंक्स का इस्तेमाल करके हाँ, कोई अच्छा काम ले सकते हैं, कोई अच्छी जॉब ले सकते हैं, ताकि अगले बंदे को महसूस हो कि इस बंदे को ये पर्टिकुलर नॉलेज है। जब हम कोई जेंकिन्स की वेबसाइट का लिंक देंगे कि ये मैंने डिज़ाइन किया, तो उसे पता लगेगा हाँ इसके पास डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं। जब हम किसी को टू डू एप्लीकेशन की ऐप देंगे उसे पता लगेगा हाँ इसके पास करंट एप्लीकेशन बनाने की कैपेबिलिटी है क्योंकि ये काम इसने किया हुआ है। फिर उसका आपको गिटहब लिंक भी आपको देंगे, ये वाला कोड जो है ये मैंने किया था, ये वाला उसका लिंक है। ये सारी चीज़ें आपस में इंटर लिंक हैं। अभी आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि बड़ा हार्ड वे है, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ों से प्रोसेस से गुजर जाएंगे फिर आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हमारे पास एक अच्छी स्किल सेट जो है बन गया है, अच्छा पोर्टफोलियो बन गया है, अच्छा गिटहब का रेपोज बन गई है, जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सर ये क्लास स्लो ट्रैक के लिए है या फास्ट ट्रैक के लिए है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्लास दोनों के लिए है, चूंकि क्लास ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है। तो अब कोई भी स्लो ट्रैक कोई भी फास्ट ट्रैक नहीं है, अब एक ही ट्रैक है, सलानी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट बैच 3। बैच 3 है, कोई भी ट्रैक नहीं है। डन। डियर सर्च इट ऑन स्टैगर फ्लो, सेंड योर क्यूरी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, ये बात हम बार बार कर सकते हैं कि देखो एक चीज़ जो है, लाइक लेट्स सपोज स्लो ट्रैक वालों को भी हर को भी डिप्लॉयमेंट करना नहीं आती है, उन पे डिप्लॉयमेंट करना, गिटहब पे अपलोड करना नहीं आ रहा। तो ग्रुप बनाए हुए हैं हमने, उसमें ऑलरेडी लड़के हैं, वो एनर्जेटिक हैं, वो बड़े ईगर हैं कि वो हेल्प करें लोगों की। तो आप जैसे अपनी क्यूरी फेस करें, मैंने अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जो ग्रुप में आया हो और किसी ने उस पर रिस्पॉन्ड ना किया हो। इवन कि वो कोई मार्केटिंग ना हो, इवन कि वो कोई इरेलीवेंट क्वेश्चन हो। इसके अलावा मैंने अभी तक कोई भी, बहुत अच्छी एक्टिविटी है हमारे ग्रुप में कि हम जो भी देखते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ जो है वो नज़र आने लग जाती है।
सही है। तो आप लोगों ने इस लिहाज से जो है देखना है अपने आप को। तो जंकिंग का टाइम कब तक है? कल तक टाइम है वैसे तो, लेकिन कल मैं एक नई असाइनमेंट अनाउंस करने वाला हूँ। अ, उस तक आप जो है पुरानी असाइनमेंट कर लें, लेकिन मैं लिंक बंद नहीं करूँगा थर्सडे तक, थर्सडे फ्राइडे तक, ताकि आप लोग उसको भी पुराने वाले को भी मीन टाइम कर सकें। लेकिन कोशिश करें कि एक वीक में एक असाइनमेंट करें, ऐसे नहीं होगा। अदरवाइज लेट्स सपोज आप इस वीक में असाइनमेंट नहीं करते तो नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट कैसे करेंगे? और नेक्स्ट उससे नेक्स्ट वीक में एक नई असाइनमेंट आने वाली है, तो आप लोग आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो इस चीज़ को फोकस करें कि हम एक वीक में एक असाइनमेंट कर लेंगे। मुझे गिटहब पे अपलोड करना नहीं आता, काइंडली उसके लिए थोड़ा सा बता दें। वही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप ग्रुप में क्यूरी डालें कि ये पर्टिकुलर इशू आपको आ रहा है, तो हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे वहाँ पे। सच ट्रक वालों के लिए जीएसएस की फाइल बनानी है या उसको डोम से एचटीएमएल के साथ इंटीग्रेट नहीं भी करना है? सिर्फ जेएस की फाइल चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, लॉजिक्स चाहिए। डोम कैसे काम करता है वो हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि रिएक्ट में भी आगे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। सर स्लो ट्रैक वालों ने अभी तक रेट की जस्ट इंट्रोडक्शन की क्लास ली है, कुछ नहीं है। मुझे पता है जी, ओनली आप लोगों ने इंट्रो की क्लास ली है, तो हम नेक्स्ट इंट्रो के बाद ही शुरू करेंगे आज। जो भी हमने ऑलरेडी क्लासेस पढ़ी हैं, 2 क्लासेस शायद की हैं हमने दूसरी सेक्शंस में, तो वो आज हम समराइज करेंगे यहाँ पे। जो भी टॉपिक्स हमने रीड किए हैं इन डिटेल के लिए आप पुराने वाले लेक्चर्स भी एक दफ़ा देखेंगे। सर फास्ट ट्रैक वालों ने काफ़ी क्लासेस ली हैं हर एक की, पर स्लो ट्रैक। जी वही मैं पता है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि हमने आज जहाँ से आप लोगों ने शुरू किया वहीं से शुरू करेंगे। लेकिन थोड़ा फास्ट चलेंगे। आप लोग जो पुराने 2 या 3 लेक्चर्स हैं वो इन डेप्थ देखने एक दफ़ा देख लीजिएगा जस्ट। तो आप लोगों को एक एक सिर्फ लेक्चर में तो हमने सैम्पल टू डू ऐप बनाने की कोशिश की थी, जो कि नेक्स्ट एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें बनानी है, असाइनमेंट बनानी है, वो मैंने आपको एक पूरी क्लास में करके दिखाई हुई है। तो वो उसमें कोई भी नया टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था। तो अगर आप वो वाली एक दफ़ा देख लेंगे क्लास, तो आप लोगों का बहुत हेल्पफुल हो जाएगी आपकी की चीज़। थैंक यू सर। मैं हर क्वेश्चन की एक अलग अलग फोल्डर बनाना है, हर फोल्डर को डिप्लॉय करना होगा? तो ज़रूरत नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ना बनाएं, एक ही जावास्क्रिप्ट की फाइल में सारे क्वेश्चन बना लें। सचिन फास्ट ट्रैक का अभी हम एक काम करते हैं कि एक ग्रुप जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको ही ज्वाइन कर लें, ताकि सब लोग एक प्लेस में हों। और उसमें ऑलरेडी स्लो ट्रैक वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें आप भी आ जाएं। फास्ट ट्रैक वाले स्टूडेंट्स हैं, स्लो ट्रैक वाले भी। वो मैनेजमेंट का नहीं है, मैनेजमेंट की जितनी भी अनाउंसमेंट है वो मैनेजमेंट के ग्रुप से मिलेंगी। वो ग्रुप जस्ट हमने लर्निंग के लिए बनाया था, क्योंकि मल्टीपल लोग मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं। तो मेन ग्रुप में इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो फिर इशू बनता है कि अगर कोई अनाउंसमेंट है वो मिस हो जाएगी वहाँ से। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने शुरू में एक ग्रुप बना लिया था, जो कि जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए था। आप वो ग्रुप जो है एक दफ़ा ज्वाइन कर लें। देन जो है, हाँ, कोई भी बंदा उस ग्रुप का लिंक जो है वो पेश कर दे, ताकि सब लोग उसको ज्वाइन कर लें। और फिर उससे आगे आप वहाँ पे जो वो ग्रुप, उसमें कोई भी सलानी की अनाउंसमेंट नहीं आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। वो जस्ट ग्रुप लर्निंग के पर्पस के लिए है। तो वहाँ पे कोई भी मार्केटिंग या इस तरह की कुछ स्टफ करेगा तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, ये रूल्स है ग्रुप का। तो अनाउंसमेंट के लिए आपने मेन ग्रुप से ही देखना है। ये जस्ट ग्रुप रनिंग के लिए है, ताकि अनाउंसमेंट वाले ग्रुप में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ना हो और अनाउंसमेंट वगैरह मिस ना हो जाए किसी के लिए। लेट्स सपोज 100 मैसेज आ जाते हैं मेन ग्रुप में, तो अनाउंसमेंट वाला मैसेज फिर 100 से ऊपर चला जाएगा, और कोई दूसरे यूज़र के लिए देखना वो फिजिबल नहीं रहेगा। इसलिए हमने ग्रुप बनाया था जिसमें हम सिर्फ रनिंग की बात करते हैं। सर जी वीक में 2 क्लासेस होंगी या एक होगी? अभी तो 2 होंगी ऑनलाइन, जब तक रमज़ान चल रहा है। ऑन साइट जो है फिर, चूंकि टाइमिंग 2 क्लासेस का डिफरेंट था, स्लो ट्रैक वालों का डिफरेंट टाइम था, फास्ट वालों का डिफरेंट था, तो लोगों को टाइमिंग का इशू हो सकता है। तो उस वक्त फिर हम डिसीजन लेंगे कि संडे वाले दिन 4 आवर्स की क्लास कर लें, या 2 क्लासेस 2 दिन में करके
कोई एक ऐसा टाइम जिसके अंदर सब बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, वो आ सके। तो ये डिपेंड करता है कि आप कब जो है हम अभी तो रमज़ान में तो ऐसे ही चलेगा, रमज़ान के बाद यानी कि ईद पे आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि नेक्स्ट ऑन साइट क्लासेस अगर होती हैं, दुआ करें कि ऑन साइट हो जाए, कोरोना की सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए। देन लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी हमारी और हम ज़्यादा चीज़ें भी अच्छी तरह सीख सकेंगे, प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, वन टू वन कम्युनिकेशन भी कर सकेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाएँगी। सर 2 दिन में 2 दिन में क्लास अभी तो 2 दिन में होगी रमज़ान के अंदर, लेकिन उसके बाद जो है लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ, 2 घंटे रिलैक्स कैसे देंगे? बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हिम्मत देंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे। जब गोल्स हमारे क्लियर हों तो बंदा थोड़ी एफर्ट भी कर ही लेता है किसी भी तरह से। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से चलना है कि आप लोगों ने अपने गोल्स बनाने हैं, देन कि हम मैंने ये चीज़ सीखनी है, देन देखो बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑनलाइन भी पड़ा हुआ है, हम भी अवेलेबल हैं, जो लड़के अच्छे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है वो भी अवेलेबल हैं हेल्प करने के लिए। तो आप लोग सीखें, कुछ ना कुछ अप्लाई करें। हाँ, सर मेरे एनपीएम में स्टार्ट होने में बहुत देर लग जाती है। इसका सिनेरियो ये है कि ये डिपेंड करता है मशीन पे आपका। हाँ, मशीन का आपका मशीन की पावर कितनी है ये उस पर डिपेंड करता है कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास 4 GB रैम है, डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा देर लगेगी। और मेरे पास 8 GB रैम है सिस्टम में, मुझे बहुत ज़्यादा फास्टली मेरा बिल्ड बनेगा, या स्टार्ट जल्दी होगा, क्योंकि एक सर्वर चलता है ना, सर्वर चलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मेरे पास जो है SSD भी लगी है और 8 GB रैम भी है। SSD हमारे पास नॉर्मली जो हार्ड होती है वो HDD टेक्नोलॉजी की होती है, लेकिन अभी मार्केट में SSD आ गई है। तो सॉलिड स्टेट डिस्क उसमें क्या होता है कि उसकी स्पीड जो है नॉर्मली HDD से बहुत ज़्यादा होती है। उसकी स्पीड आई गेस 200 MB से 500 MB के दरमियान होती है पर सेकेंड शिफ्ट करने की। तो उससे लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो कोशिश करें कि कोई SSD जो है अपने सिस्टम में लगवा लें और एटलीस्ट 8 GB रैम करा लें, ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की वो बहुत बेटर हो सके। वैसे तो नॉर्मली अभी और भी अच्छी आ गई है टेक्नोलॉजी, जैसे एम साटा कार्ड आ गया है, वो SSD से भी ज़्यादा अच्छा है। देन NVMe एक टेक्नोलॉजी आ गई है SSD में, वो तकरीबन 2 GB पर सेकंड जो है वो सेंड कर सकती है रिकॉर्ड। तो इस तरह करके डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं मार्केट में और वो चल रही हैं। कोशिश करें जितना हार्डवेयर अच्छा होगा उतना कम टाइम लगेगा, जितना हार्डवेयर अच्छा नहीं होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर कि आपके पास हार्डवेयर कैसा है। हाँ, क्विकली अगर और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें ताकि हम स्टार्ट कर सकें। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें ताकि हम अपनी क्लास जो है आज कंटिन्यू कर सकें। जी, आज हमने इसी चीज़ को रिवाइज़ करना है ना? फिर आपको और भी बेटर क्लियरेंस हो जाएगी कि क्या है, इसी चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है क्लास में। ऑल फाइन आई गेस, सब लोगों को क्लियर है चीज़ें, देन वी कैन स्टार्ट नाउ।
अच्छा जी, सबसे पहले ये एक रेपो हमने बनाई हुई है जिसके अंदर क्लास 1, 2, 3 इस तरह करके जो भी कोड हमने किया था वो सेव पड़ा हुआ है। मेरे ख़्याल से। हाँ जी, वो पड़ा हुआ है, आप लोग इसको फ़ॉलो कीजिएगा। इसका लिंक जो है वो मेरे ख़्याल से था github डॉट हाँ, और अभी मुझे देखना पड़ेगा कि इसका एग्ज़ैक्टली लिंक हमने क्या बनाया था। तो जी हम पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। मैं गिफ जो है देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इसका लिंक ये है कि लर्न रिएक्ट एग्रीकल्चर की रेपो के ऊपर। इस पे अगर आप जाएंगे तो आपको क्लास 1, 2, 3 सारी मिल जाएंगी इसके ऊपर से। और इसमें आप जो भी आपकी चीज़ें हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं क्लास के अंदर। हाँ, जो भी हम अभी आज भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर एक नई क्लास का फोल्डर बना लेंगे, उसी को फॉलो करेंगे तो इसके अंदर आपको कोड वगैरह जो है वो सारा मिल जाएगा। सही है। सही है जी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी। आज हम एक और बना लेते हैं फोल्डर। तो ये रिएक्ट की ऐप जो है वो कैसे बनती है ये हमने देखा था। क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो हमारे पास रेपो है, सॉरी लाइब्रेरी है, इसको यूज़ करके हम ऐप बनाते हैं। इसका नाम हम क्लास 05 कर लेते हैं जी। 1, 2, 3, 4, 5। जैसे हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप क्लास 5 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट रिएक्ट का क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, पहला काम हम इसको डिप्लॉय कैसे करना है वो सीखेंगे। देन नेक्स्ट फिर हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे क्या क्या इसके अंदर जो है चीज़ें हम कर सकते हैं। इससे मजीद कंसेप्ट लेट्स सपोज जो भी हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, उसकी चीज़ें कैसी हैं, स्लो ट्रैक कॉलम के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो हम करेंगे। इसको डिप्लॉय कैसे करना है फायरबेस वगैरह पे वो देखेंगे। फिर जो है हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फिर जो है हम मज़ीद जो है इसको कर सकते हैं। लेट्स सी कि ये बन जाए क्विकली हमारे पास प्रोजेक्ट इसका, फिर हम आगे देख सकें चीज़ें। मीन वाइल हम देखते हैं जी फायरबेस पे डिप्लॉय कैसे करते हैं। ये हमने देखा था डिप्लॉय कैसे करना है फायरबेस पे। हाँ, गेटिंग स्टार्टेड विद फायरबेस होस्टिंग करके टॉपिक है। इसके ऊपर आपने आना है, यहाँ पे स्टेप्स मेंशन है। आपको सबसे पहले फायरबेस की CLI इंस्टॉल करनी है। CLI इंस्टॉल करने के लिए उसने लिंक दिया है, यहाँ पे जाएं। इस पर्टिकुलर लिंक पे उसने बताया हुआ है कि npm से ऊपर से करनी है, तो ये पर्टिकुलर कमांड चला दें आप अपने टूल में, तो आपके पास CLI इंस्टॉल्ड हो जाएगी। जैसे ये कमांड चला देंगे उसके बाद आपने ये वाली कमांड चलानी है। देन ये कमांड चलाएंगे तो आपके पास जो भी प्रोजेक्ट के अंदर लिस्ट होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पीछे सारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, हमने इसको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा उसमें कवर हो जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर हमने एक कमांड चलानी होती है फायरबेस इनिट। आगे जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है उसको आप रन करते हो डिप्लॉय होस्टिंग के लिए फायरबेस की। जब ये हो जाती है इनिशियलाइजेशन, देन हमारे पास कुछ डिफरेंट पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछता है, वो हम जब अप्लाई करेंगे फिर हम उसका आंसर करेंगे उसको। तो ये सारा काम हो जाता है। तो हमारे पास दो फाइलें बनती हैं, फायरबेस जेसन की और फायरबेस आरसी की।
तो ये फाइल हम को अंडरस्टैंड करेंगे इनके अंदर क्या है, फिर एक ये पर्टिकुलर कमांड हमें चलानी होती है तो हमारी होस्टिंग जो है वो बन के डिप्लॉय हो जाती है। चलो लेट्स सी कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बन गया है। अब हम क्या करते हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, क्लास 5 करके हमने प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें एनपीएम स्टार्ट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा। सही है, जैसे एनपीएम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट हमारा बन के यहाँ पे चलने लग जाएगा। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका स्लो चलता है, उसके रीज़न ये है कि उनके पास हार्डवेयर सोर्सेज इतना अच्छा नहीं है। तो जो भी सैम्पल एप्लीकेशन थी रेड की वो हमारे पास चल गई है, हम क्विकली ऐसा करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें जो है वो इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पे सारा जो है यहाँ पे कौन कौन सी फोल्डर्स होते हैं जब भी हम रेड की एप्लीकेशन बनाते हैं, इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है। हर नोड मॉड्यूल का फोल्डर क्यों होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर हम बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे कि एनपीएम क्या है, उसका क्या इस्तेमाल है, हम लाइब्रेरीज एनपीएम के थ्रू क्यों इंस्टॉल करेंगे, डायरेक्टली क्यों नहीं करेंगे। उसके सारे जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ पे आके बैठती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे स्लो कैप में भी। और फिर पैकेज डॉट जेसन फाइल एक बनती है जब हम एनपीएम इनट करते हैं, लेकिन चूंकि ये हम क्रिएटर एक ऐप से बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली पैकेज जेसन भी आपकी प्रोजेक्ट फोल्डर में बन जाता है, तो इसलिए हाँ इसमें जो भी लाइब्रेरीज आपको चाहिए होती हैं, जो भी सेटअप चाहिए होता है वो ऑलरेडी रिएक्ट जो है हमें डिपेंडेंसीज वगैरह इंक्लूड करके देता है कि क्या कौन सी लाइब्रेरीज इसके अंदर इसको चलाने के लिए इसको चाहिए। फिर इन लाइब्रेरीज को चलने के लिए जो भी लाइब्रेरीज चाहिए वो सारी जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है। तो ऑलमोस्ट 1000 के करीब ये पैकेजेस होते हैं जो वो इंस्टॉल कर देता है। अगर आप यहाँ पे आओ क्लास 5 में जाओ तो 1063 आइटम्स हैं इसके अंदर, मतलब 1000 के करीब लाइब्रेरीज हैं जो ये रिएक्ट को चलने के लिए चाहिए होती हैं और वो इंस्टॉल कर देता है आपको। लेट्स सपोज आपको ये मैनुअली करनी है अगर सारी, तो आप सोचोगे आपको कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए हम npm का पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं, उन सारी लाइब्रेरीज का रेफरेंस जो है वो यहाँ पे सेव हो जाता है। अब लोग क्वेश्चन करोगे कि 1000 तो हमने यहाँ पे नहीं लिस्ट की हैं जो हमें चाहिए, तो इन पर्टिकुलर लाइब्रेरीज को चलाने के लिए भी मजीद लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, तो जो उनकी डिपेंडेंस होते हैं डिपेंडेंसीज होती हैं रेट को चलाने के लिए वो सारी रेट इंस्टॉल कर लेता है अपने पास। देन नोड मॉड्यूल क्लियर हो गया, पैकेजेशन ये रीडमी फाइल होती है जब हम गिटहब पे प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, रेपो बनाते हैं, तो उसके अंदर हम उसकी रीडमी अपडेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जितनी भी यहाँ पे उसकी डिटेल्स होती हैं प्रोजेक्ट के बारे में वो हम मेंशन कर देते होते हैं ताकि जो भी बंदा हमारी रेपो तक पहुँचे वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। जैसे अगर हम देखते हैं इसकी रेपो पे जाएँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक रीडमी फाइल होगी जिसके अंदर रिएक्ट के बारे में सारी डिटेल्स हैं कि आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, इसकी एग्जांपल क्या है। तो ये सारा फॉर्मेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कहाँ से कैसे यहाँ पे ये कोड डिस्प्ले हो रहा है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन। इसकी रीज़न ये है कि इन्होंने रीडमी डॉट एम डी फाइल बनाई है और इसके अंदर ये सारी डिटेल्स डाली हुई हैं। सही, अगर आप यहाँ पे क्लिक करो एडिट पे, तो अगर आपके अगर लॉगिन है तो आप इसे एडिट कर सकते हो। अपनी जो भी आप फाइल बनाओगे उसे एडिट करके और अपनी एक रेपो में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन डाल सकते हो कि ऐसे ये रेपो इंस्टॉल्ड होगी, ये लैंग्वेज इसमें इंस्टॉल्ड है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है, सारी डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो। यान लॉग या पैकेज लॉग की फाइल बनती है, वो बनती है हमारे प्रोजेक्ट को के जितने भी पैकेजेस होते हैं उनके वेरिएंट्स को लॉग करने के लिए। सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है पेबल का ये पर्टिकुलर वर्जन है तो ये इसको लॉक कर देता है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी फ्रेंड इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेगा तो पर्टिकुलर वर्जन ही इंस्टॉल होगा उसके सिस्टम में, ताकि कोई भी वर्जन रिलेटेड इश्यूज आपको फेस ना करना पड़े। फिर गिट इग्नोर की फाइल होती है, ये गिट पे जो भी फाइलें अपलोड हम नहीं करना चाहते उसके लिए बनती है। जैसे नोड मॉड्यूल को हम अपलोड नहीं करना चाहते, बिल्ड के फोल्डर को हम अपलोड नहीं करना चाहते, तो उनको हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास पब्लिक का फोल्डर होता है, इसके अंदर हमारे पास सारी फाइलें होती हैं पब्लिक के रिलेटेड, जैसे index.html फाइल होती है क्योंकि
रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसे एसपीए बोला जाता है, यानी कि इसके अंदर एक एचटीएमएल की फाइल होती है, बाकी सब जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो जो भी जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है वो आके इस पर्टिकुलर पब्लिक एचटीएमएल के अंदर बैठता है ताकि हम उस चीज़ को चला सकें। तो ये एचटीएमएल की फाइल है, फेबी आइकन बोलते हैं, फैब आइकन बोलते हैं, जो भी हमें यहाँ पे नजर आते हैं वो फैब आइकन होता है हमारा। तो उसको हम यहाँ से चला सकते हैं। देन रेड के कुछ लोगो वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं जो ऊपर डिस्प्ले होते हैं। फॉन्ट वगैरह पड़ा है यहाँ पे। एक मैनिफेस्ट डॉट जेसन की फाइल है, ये पर्टिकुलर फाइल हमारे काम आती है जब हम, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो नॉर्मली अब एप्लीकेशन जो हैं वो अब वेब ऐप को भी हम मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ, यानी कि वो प्रॉपर जैसे मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती हैं उस तरह का वो इंस्टॉल होता है, उनका आइकन आता है और वो सारी चीज़ें जो है वो अब बनने लग गई हैं मार्केट के अंदर। तो उन सारी चीज़ों, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप का आइकन आता है इस तरह वेबसाइट का भी आइकन आ सकता है, और वो जैसे मोबाइल ऐप चलती है ऐसे वो जो है पर्टिकुलर एप्लीकेशन चल सकती है। तो उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैनिफेस्ट डॉट जेसन में पड़ी होती है, क्योंकि अभी हमने इसके साथ मतलब नहीं है, तो आप लोग इसको नाम भी देखें तो खैर है। हाँ, उसके बाद हमारे पास एक मेन फाइल आती है यहाँ पे index.js, जिसके अंदर जो भी रिएक्ट के अंदर हम कोड लिखेंगे, जो भी लॉजिक्स हम डिफाइन करेंगे वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली जाके एचटीएमएल में बैठती है। तो जिस फाइल से होके गुजर के वहाँ पे जाती है वो ये है, जिसके अंदर हमने वो पर्टिकुलर एलिमेंट को डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी से गेट की है रूट, जो कि एचटीएमएल में हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। उसके अंदर जो भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन डेवलप करोगे वो इस रूट के अंदर आप डाल देते हो। सही है। तो इस फाइल से हमें छेड़खानी नहीं करनी, जो भी अपनी लॉजिक लिखी है वो इसमें रहेगी। उसके बाद जो फाइल आती है वो एप्रोड.जेएस है। इसके अंदर हमारी जो भी हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, जो भी हम कोड लिखना शुरू करेंगे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, वो सारी इस एप्रोड.जेएस से आगे ऑनवर्ड शुरू होगी, जितने भी हम लॉजिक जो है वो डिफाइन करेंगे। सही है। अच्छा, लेट्स सपोज आपने एक सारी एप्लीकेशन डेवलप कर ली और आपने एक सैम्पल एप्लीकेशन बना ली है जिसका नाम जो है वो कुछ ऐसे है। इसको हम ख़त्म करते हैं, देख के लोगों को भी ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लान रिएक्ट.जेएस मैंने अपना नाम, और जैसे एग्जांपल एप्लीकेशन आप लेट्स सपोज आपने बना लिया। आप जैसे यहाँ पे अपडेट करोगे आपको यहाँ पे उसका इफेक्ट जो है वो नज़र आएगा रियल टाइम में। अब अगला टारगेट क्या है आपका कि आपने इस लेट्स सपोज आपने सारी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर ली। अभी हम ना एप्लीकेशन डिज़ाइन पे आए हैं, ना अभी हमने ये देखा है कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से इस्तेमाल होती है। अब लेट्स सपोज जैसे हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी डिप्लॉय बन चुकी है, अब आप लोग उसको डिप्लॉय कैसे करोगे। सही है। उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे एक और हम टर्मिनल ओपन करते हैं उसी पर्टिकुलर फोल्डर में। हम इसको बंद नहीं कर रहे क्योंकि बंद करेंगे तो हमारा सर्वर बंद हो जाएगा। तो उसमें हमने कमांड चलानी है npm run build। ठीक है। जैसे ही कमांड चलेगी तो वो हमारे लिए हमारे ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड बना के दे देगा रेट का। जो भी हम कोड करेंगे वो कोड जावास्क्रिप्ट के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं बात। तो ये जावास्क्रिप्ट के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें ये पर्टिकुलर चेंज जो है जो भी कोड हम इन जावास्क्रिप्ट फाइलों में ये एचटीएमएल लिख रहे हैं इसको उसने प्रॉपर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे क्रिएट एलिमेंट हमने सीखा था, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी, ये प्रॉपर सारा कोड उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको प्रोडक्शन बिल्ड बनाने के लिए हमें एक कमांड की ज़रूरत पड़ती है जिसके npm run build बोलते हैं। जैसे आप ये कर लोगे तो ये क्या करेगा, आपके उस पर्टिकुलर फोल्डर में यानी कि क्लास फाइल में एक बिल्ड का फोल्डर बना देगा। ये बिल्ड का फोल्डर आपके प्रोडक्शन बिल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अंदर एक HTML की फाइल होगी, सही है, और उसको वो मिनिमाइज करके आपको आपके सामने डाल देगा। और उसके बाद जो है स्टैटिक की फाइल होगी जिसके अंदर ये जितने भी हम CSS लिखेंगे वो उसको वहाँ पे डाल देगा, जितने भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे उसको अलग फाइल में बना के डाल देगा। जैसे लेट्स सपोज ये CSS है,
तो इसे मिनिमाइज करके जितने भी हम CSS लिखने वाले हैं अपने आगे एप्लीकेशन में, वो इसको मिनिमाइज करके प्रोडक्शन बिल्ड के लिए ऐसे बना देता है। हाँ, इसी तरह जो भी जावास्क्रिप्ट हम लिखेंगे उसको भी वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जो भी ब्राउज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल है और उसको मिनिमाइज फॉर्मेट में रख के वो हमें दे देता है। सही है। देन जो है ये सारी जो भी उसने जावास्क्रिप्ट की फाइलों को बनाना था, CSS को मिनिमाइज करके बनाना था ताकि अपनी परफॉर्मेंस को वो ऑप्टिमाइज कर सके, तो एक हम एक HTML की फाइल जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाती है। जैसे कि हम पहले कोड करते थे उसके अंदर CSS वगैरह इंपोर्ट करते थे, तो वो जो भी आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे उसकी मदद से वो इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर देगा। चलिए अब हमने क्या करना है, ये हमें बिल्ड का फोल्डर यहाँ पे मिल गया। हमारा अगला टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हम फायरबेस की होस्टिंग के लिए सेटअप बनाएं। हम इसको जो है रिमूव करते हैं। इसी के अंदर हम फायरबेस को सीडी कर लेते हैं। मेन हम अपने फोल्डर में चले जाते हैं। आप जब फायरबेस को इंस्टॉल कर लोगे उसके लिए हमने ऑलरेडी स्टेप देखे हैं कि क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए। CLI इंस्टॉल करनी है, देन आप सेकंड स्टेप यहाँ पे जो मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ वहाँ पे आ जाओ। इस स्टेप के अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या है जी? अगर हम यहाँ पे आए तो हमें लिखना होता है फायरबेस, ठीक है। जैसे हम फायरबेस इनिट लिखेंगे तो वो हमसे पूछेगा भाई कि आप लोगों ने क्या काम करना है। मैंने कहा होस्टिंग मैंने करनी है। सही है। आपने स्पेस प्रेस करना है, इंटर प्रेस नहीं करना जब आप ये काम करोगे इनिट। हम होस्टिंग अप्लाई करनी है, जैसे मैं स्पेस एंटर करता हूँ तो ये इसको ग्रीन कर देता है। ये वाली सिलेक्शन हमने कर ली है। फायरबेस में मल्टीपल चीज़ें होती हैं, हम जैसे उसकी होस्टिंग यानी कि डिप्लॉयमेंट देखना चाहते हैं कैसे होती है। अच्छा जी, वो हम हिट करेंगे। उसके बाद वो कहता है जी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना चाहते हो। मैं अभी के लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। वो कहता है जी प्रोजेक्ट का कोई भी स्पेसिफाई करो जो भी आप नाम रखना चाहते हो। हम क्या लेते हैं जी ये टेस्ट डिप्लॉय। would you like to call your project, default your project ID? ओके। अब वो क्या कर रहा है जी, प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट कर रहा है रिएक्ट टेस्ट डिप्लॉय के नाम से। उसमें प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देगा जैसे। अब लेट्स सपोज अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन चूज कर सकते थे। क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं था तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट टेस्ट के नाम से क्रिएट कर लिया। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है जी जिस फाइल फोल्डर से आप फाइल एक्सेस करना चाहते हो उसका नाम पब्लिक रखना चाहते हो जी। मैंने बोल दिया जी पब्लिक ही ठीक रहेगा। वो कहता है जी जिस फाइल से आप जो है सारी फाइलें index.html पर रिडायरेक्ट करना चाहते हो, मैंने कहा जी कर देना। गिटहब को लिंक करना चाहते हो, मैंने बोला जी नहीं मैं इसको गिटहब से लिंक करना नहीं चाहता। वो है जैसे मैं ये करूँगा तो वो अपना सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर लेगा और मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बना के दे देगा। हम इसको पोस्टिंग करते हैं, जो भी इसमें फाइलें क्रिएट की हैं वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। सही है। अच्छा जी, होस्टिंग के लिए हमने वो कमांड चलाने के बाद जो भी फाइलें हमारे पास आई थी वो हमको हम देख लेते हैं। इसको एक HTML की फाइल चाहिए। यहाँ पे अजान हो रही है।
तो मैंने क्या किया है, हम जो भी हमने पहले काम किया था फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने का, वो भी मैंने इस रेपो में डाल दिया ताकि आप लोगों के पास सारे रेफरेंस एक तरह करें। सही है। चलिए अगला अब हमने काम क्या करना है कि फायरबेस होस्टिंग का हम प्रोजेक्ट बना चुके हैं फायरबेस इनिट करके। अब हमने इसके पब्लिक के अंदर इंडस्ट्रियल एचटीएमएल है जो हम डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, हमने वहां पे जो भी हमने अपना बिल्ड बनाया था क्लास 5 के अंदर, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से सारे बिल्ड को, और वापस आएंगे और जो भी यहाँ पे होस्टिंग के अंदर हमने पब्लिक के अंदर सेटअप किया था वहाँ पे जाके उसको ओवरराइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे ओवरराइड करेंगे आप लोग, तो अब हम रिएक्ट फायरबेस होस्टिंग के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे आके आप फायरबेस डिप्लॉय ओनली होस्टिंग करेंगे। जैसे आप ये वाली कमांड पे लाएंगे तो ये हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। सही है। हाँ, क्या स्टेप्स हैं मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले फायरबेस इनिट करेंगे। इनिट करने के बाद हमने क्या किया है, फायरबेस पे इनिट करके हमने प्रोजेक्ट चूज किया कि प्रोजेक्ट पे सेटअप करना चाहते हैं। जैसे प्रोजेक्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली फाइलें बनेंगी। जब ये फाइलें हमारे पास बन जाएंगी, एक हमारे पास पब्लिक का फोल्डर आएगा। उस पब्लिक के फोल्डर में हम रिएक्ट को पहले npm रन बिल्ड करेंगे रिएक्ट वाले फोल्डर में, जहाँ पे हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हैं। जो भी हमारे पास स्टैटिक्स फाइल्स आएंगी पब्लिक, उसके पब्लिक फोल्डर में, सॉरी बिल्ड फोल्डर में, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे लाके फायरबेस के पब्लिक फोल्डर में, एंड देन एंड फायरबेस डिप्लॉय ओनली होस्टिंग की कमांड चलाएंगे तो ये हमारे प्रोजेक्ट जो है इसको होस्ट कर देगा। अब आप इसको देख कहाँ पे सकते हो, ये इसने लिंक यहाँ पे दिया है, इस पे आप जब लॉग जाओगे तो ये लिंक आपके पास रिएक्ट टेस्ट डिप्लॉय वेब डॉट ऐप देन रिएक्ट प्राइमरी सर्वर ये आपके पास सामने लिखा हुआ है। हाँ, लेट्स सपोज आप इसको बाद में अपडेट करना चाहते हो और फिर भी आपके पास सेम सिनेरियो है। लेट्स सपोज आप इसको यहाँ पे एक और हम पैराग्राफ डालना चाहते हैं जिसमें जी यहाँ लिख सकते हैं सैलानी वेब वाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर हम लोकली देखें, जो लोकल हमारा सर्वर चल रहा था उसको भी उधर ले जाते हैं ताकि वहाँ भी हमारे पास वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की लाइन आ चुकी है। तो ये एक और हमने पैराग्राफ यहाँ पे लगाया। अब अगर आपने इसको डिप्लॉय करना है, इसको ठीक करने के लिए आपको पहले क्लास 5 में जाना पड़ेगा, 05, देन उसमें फिर npm रन बिल्ड चलाना है आपको। जैसे ही आप बिल्ड चलाओगे तो ये प्रोडक्शन बिल्ड हमारे लिए बना के देगा, ऑपरेटिंग प्रोडक्शन बिल्ड, जो कि ब्राउजर के लिए अंडरस्टैंडेबल होती है रिएक्ट, वो चीज़ हमें बिल्ड करके ये दे देता है।
जी उसने बोला जी बिल्ड हो गया, अब हमने क्या करना है, क्लास 5 में जाना है, देन ये सारी कॉपी करनी है क्योंकि अब ये फाइलें चेंज हो चुकी होंगी। होस्टिंग में जाना है, पब्लिक के फोल्डर में जाना है, यहाँ पे जो भी था उसको आप डिलीट कर देंगे पहले, फिर आप लेटेस्ट कोड यहाँ पे पेस्ट करके अब आपने दोबारा से फायरबेस होस्टिंग वाले फोल्डर में जाना है, ये फायरबेस होस्टिंग में जाना है और वही कमांड चलानी है दोबारा से, फायरबेस डिप्लॉय ओनली होस्टिंग। जैसे आप ये कमांड चलाएंगे ये दोबारा से नया बिल्ड बनाना शुरू कर देगा, जो भी फाइलें चेंज हुई हैं उसको दोबारा से पुश करेगा। पुश करने के बाद जैसे ये पुश हो जाएगी, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने कोड चेंज किया था वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने अपडेट करना है तो पब्लिक के फोल्डर में अपना बिल्ड फोल्डर प्लेस करके दोबारा से पुश कर देना। तो यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जब भी एप्लीकेशन को अपडेट करना है देखिए। आई गेस कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि रेड की एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करना है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई असाइनमेंट करेंगे तो आपने इसी सेम सीक्वेंस से इसको डिप्लॉय करके फिर लिंक जो है असाइनमेंट पर सबमिट करना है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, देन हम आगे हम अपने आज हमने कंपोनेंट क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, नेस्टिंग कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होती हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करना है। सर्च से करने की बात है, फायर पे से कर लें, सर्च से कर लें, सर्च भी किया हुआ है हमने, उससे कर लें। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफिक शुरू करें सर, लास्ट गिटहब का लिंक आ गया, इसमें आपको सारी जो भी क्लासेस हमारी हो रही हैं आप इसी में फॉलो अप लेंगे, हम नेक्स्ट टाइम भी इसी में पुश करेंगे कोड, तो आपने इसी को फॉलो अप में लेना है। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ एक दफ़ा पिंग कर दें, आज मैंने पूछा नहीं। आई होप के आवाज़ ठीक आ रही है आपको। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। फायरबेस को रिपीट कर दूँ, ये भी यही कह रहे हैं। अच्छा जी, फायरबेस में क्या होता है, सबसे पहले आपने फायरबेस की CLI को इंस्टॉल करना है, उसके लिए हमारे पास npm का टूल है फायरबेस, npm फायरबेस ऐसे करके शायद एक फायरबेस का टूल है जो CLI है फायरबेस की, उसके ऊपर जाना है, यहाँ पे कमांड लिखी है, इसको अपने टर्मिनल पे आके जस्ट पेस्ट कर देना है, आपके पास फायरबेस इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही फायरबेस इंस्टॉल हो जाएगी आप फिर एक काम करेंगे, अपने रूट फोल्डर में आएंगे जहाँ पे आप फायरबेस की डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं, कि मतलब जेएस में हो आप एक नया होस्टिंग का कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर बना सकते हैं वहाँ। सही है, वो फोल्डर बनाने के बाद आपने क्या करना है, फायरबेस इनिट करना है। जैसे इनिट करेंगे तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है, यानी कि आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या कि ऑलरेडी फायरबेस पे आपका प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हैं कि नया प्रोजेक्ट बनाना है। फिर वो कहता है कि index.html आप किस फोल्डर में रखेंगे, वो पब्लिक कहते हैं, हम पब्लिक को हिट एंटर करेंगे तो वही हमारे पास चल जाएगी। उसके बाद वो गिटहब से लिंक करना चाहता है, हम कहते हैं नहीं करना हमें, इस तरह करके वो डिफरेंट जो है वो प्रोसेस हमसे पूछता है, हम उसको आंसर कर देते हैं सारी चीज़ों का। सही है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जैसे ही कोड पर्टिकुलर कोड उसके अंदर पुश होता है, आप फायरबेस डिप्लॉय की कमांड चलाते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ओनली होस्टिंग करके, तो वो जो भी आपने वहाँ पे HTML में कोड रखा होता है पब्लिक के फोल्डर में वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होकर आपको एक पब्लिक लिंक मिल जाता है।
उस लिंक को आप कहीं भी किसी भी दोस्त को भेज सकते हैं चेक कराने के लिए, मुझे भेज सकते हैं, आप असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं ताकि हम देख सकें कि आपने क्या काम किया था, वो एक जगह की लिंक पे डिप्लॉयड है, रेदर देन कि मुझे दोबारा से लोकली सर्वर रन करके देखना पड़े। हाँ, ये हमारे पास प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है। अगर इन डेप्थ आपने देखना है इसको तो एक दफ़ा एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना के शायद मैंने ग्रुप में शेयर की थी, आप उसको एक इन डेप्थ देख सकते हैं कि रेट की डिप्लॉयमेंट सॉरी फायरबेस की डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। अगर किसी के पास वो वीडियो का लिंक है तो आप यहाँ नीचे शेयर कर दें या उधर अपने ग्रुप में व्हाट्सएप वाले ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सब लोग देख सकें। हेरोको का भी लिंक है आई गेस, सर्च का भी है, फायरबेस होस्टिंग भी है, वहाँ पे डिटेल पे डिस्कस किया हुआ। अच्छा जी, आगे हम आगे मूव करते हैं। डिप्लॉयमेंट होने के बाद जिन लोगों को इश्यूज आएंगे डिप्लॉयमेंट्स में वो आप लोग जो है ग्रुप में पिंग कीजिएगा, वो सारे लोग, और मैं आपकी वहाँ पे हेल्प करूँगा कि कैसे आपने फायरबेस पे डिप्लॉय करना है। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट फिर ही कुछ होगा। हाँ आगे जी, हम अब डिस्कशन करने लगे हैं। 3-4 कंसेप्ट हमने आज सीखने हैं, क्विकली इस पे मैं फोकस कर देता हूँ। एक कंपोनेंट क्या होता है, व्हाट इज कंपोनेंट, ये हमने लास्ट टाइम शायद डिस्कस किया था। देन नेस्टेड कंपोनेंट से क्या मुराद है, एंड देन आज हमने देखना है स्टेट्स क्या होती हैं कंपोनेंट के अंदर, और फिर लास्ट पे प्रॉप्स किसे बोला जाता है। ये ये वाले कंसेप्ट आज हमने क्विकली रिवाइज करने हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम अपना जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको देख सकें। जैसे रिएक्ट हमने शायद कल इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था, जो रिएक्ट है वो कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग पे चलती है। कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग का फ़ायदा क्या है, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स आप लोगों ने मुझे बताए थे। रीयूजबिलिटी बढ़ती है, हम अपने कोड को मल्टीपल जगह पे चला सकते हैं, अगर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो सारी गाड़ी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट हम चेंज कर सकते हैं, उसका नया डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि कैसे हम अपनी जो है रीड की एप्लीकेशन को कैसे कंपोनेंट जो हैं वो री इंजीनियर होते हैं, सेम कंपोनेंट मल्टीपल जगह पे यूज़ हो सकते हैं, तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें देखी थी। रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फुली सपोर्ट करती है और ये सारी कंपोनेंट के ऊपर बनाई गई है। अच्छे कंपोनेंट बोलते कैसे हैं, बनता कैसे है, उसके ऊपर हम आते हैं। कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम नॉर्मली एक यहाँ पे फोल्डर बनाते होते हैं कंपोनेंट्स का, उसके अंदर हम लेट्स सपोज एक हेडर का कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट को बनाने के लिए जैसे एक नॉर्मली फंक्शन बनता है वैसा ही हम एक फंक्शन बनाते हैं। ऐसे इस फंक्शन का जो नाम है वो कंपोनेंट का नाम कंसीडर होता है। लेट्स सपोज हम हेडर रखते हैं यहाँ पे और कोशिश करें कि कंपोनेंट का नाम जो है वो कैपिटल केस में होना चाहिए। सही, फिर जैसे फंक्शन बनाते हैं वैसे ही है, जैसे एक चीज़ हमने देखी कि कंपोनेंट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता है। अब हम इस चीज़ को फंक्शन नहीं बोल रहे, हम रिएक्ट का कंपोनेंट बोलेंगे इस चीज़ को। सही, रिटर्न क्या करना है हमें, वो कोई भी HTML होगी जो भी हम पढ़ते आए हैं आज तक, कोई HTML हम रिटर्न करना चाहते हैं यहाँ से। सही, जैसे हेडर कंपोनेंट, इस सारी चीज़ को हम रिएक्ट की दुनिया में एक कंपोनेंट बोलते हैं। सही, इस स्पेशल कंपोनेंट का स्पेशल नाम है जिसको हम फंक्शनल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक, रिएक्ट के अंदर आज 2021 से पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट इस्तेमाल होते थे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। लेकिन अब वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें चल रहे हैं, लेकिन नए प्रोजेक्ट में हम इस तरह से रिएक्ट का कंपोनेंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। सही, जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट था वो कैसे बनता था, उसके लिए हम क्लास का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते थे। लेट्स सपोज हेडर 1,
और हम इसको जो है एक्सटेंड करते हैं कंपोनेंट की क्लास से, और वो कहाँ से आती थी हमारे पास। अच्छा, क्योंकि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे फिर हम इसको कवर करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, और मैं ये कमांड लिखूंगा इससे क्या मतलब है। लेकिन अभी अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये फंक्शन कीवर्ड से बनाया जाता है, इसको हम फंक्शनल कंपोनेंट बोलते हैं। जो क्लास कीवर्ड से बनता है उसको हम क्लास कंपोनेंट बोलते हैं व्यक्ति दुनिया में। ये थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान। अच्छा जी, फंक्शन कंपोनेंट हमारा यहाँ पे बन गया। अब मसला ये था कि अगर हम अपनी लास्ट वाली क्लास को याद करें तो जब हम कंपोनेंट बना लेते हैं तो वो अकेला एक टायर, अगर हम कार की बात करें तो कार के अंदर एक टायर का कंपोनेंट है। और टायर का कंपोनेंट अकेला बजाते खुद कुछ नहीं है। वो कार तब बनता है जब वो पर्टिकुलर कंपोनेंट कार के कंपोनेंट के साथ मिलता है, जुड़ता है आपस में। इसी तरह अगर सीट की बात करें तो सीट बजाते खुद कार नहीं है, सीट के साथ मिलके कार बनती है। मतलब वो कंपोनेंट कहीं मेन हमारी एप्लीकेशन या मेन हमारी कार के साथ मिलता है। देख के, चूंकि फुली कंपोनेंट बेस को सपोर्ट करती है तो ये हमने एक फंक्शनल हेडर कंपोनेंट बनाया है। हाँ, डेफिनेटली हमने इसको किसी ऐप के साथ जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को यहाँ से इस फाइल से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। फाइल से एक्सपोर्ट करने का मतलब ये है कि हम किसी भी दूसरी फाइल के अंदर, किसी भी दूसरी बड़ी एप्लीकेशन के अंदर, किसी कार के अंदर इस पर्टिकुलर हेडर या टायर कंपोनेंट को जोड़ सकें। तो जोड़ने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट की कमांड लगानी पड़ती है, और उसके साथ जो भी कंपोनेंट हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका नाम लिखना पड़ता है। सही है ऐसे। अब ये लाइन हमें क्या शो कर रही है कि ये हेडर कंपोनेंट हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और इसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब इस पर्टिकुलर फाइल से ये वाला कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो चुका है, अब इसको आप किसी भी फाइल में इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे टायर अगर हम कार में इस्तेमाल करना है तो उसको पहले एक्सेस चाहिए उसकी, तो एक्सेस देने के लिए हमने ये पर्टिकुलर कमांड लिखी है। तो एक्सपोर्ट का मतलब अंडरस्टैंड करें, जब भी हमने कोई कंपोनेंट किसी दूसरी फाइल में यूज़ करना है तो हमें उसको उस पर्टिकुलर फाइल से एक्सपोर्ट करना पड़ता है जहाँ पे हमने उसकी लॉजिक लिखी है। तो ये हमने लॉजिक यहाँ पे लिख दी। अब इसकी इंपोर्ट कैसे करना है, इसको उसके ऊपर आ जाते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास इंपोर्ट का कीवर्ड है, किस नाम से हमें इंपोर्ट करना है और कहाँ से इंपोर्ट करना है वो सारा हमें मिल जाएगा। हम बोलेंगे कि कंपोनेंट से इंपोर्ट करना है, किस फाइल से करना है, हेडर डॉट जेएस से। सही है। तो ये लाइन अंडरस्टैंड करें, हमने बोला हमें जो हेडर का हमने कंपोनेंट बनाया था उसको इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट करो मतलब इस फाइल में लाके छोड़ दो ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँ। सही है। तो किसी का मैसेज आया है कि उससे मसला आ रहा है कि कैसे असाइनमेंट को पुश करना है गिट रिपोजिटरी में। तो जो मसला आ रहा है वो मसला पेश करें ग्रुप के अंदर, जिस मैसेज पेश करने से आपको हेल्प नहीं मिल सकती। अच्छा जी, जो भी हेडर का कंपोनेंट है आप उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उस कंपोनेंट को इंटीग्रेट कहाँ पे करना है या आपने खुद से डिसाइड करना है। लेट्स सपोज हम इसके नीचे एक कंपोनेंट को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको बाइंड कर देंगे इस तरह से। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये एक हेडर का लेदर से एक पूरा कंपोनेंट बनाया है, उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है। सही है। और उसको इंपोर्ट करके रिएक्ट के अंदर यहाँ पे हेडर के अंदर लगा दिए, ताकि हम उसको अब उसका इफेक्ट दे सकें। अब जैसे ही आप तकमीन के ऊपर आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लोकल होस्ट 3000 पे हेडर कंपोनेंट लगा हुआ नजर आ रहा है। सही है। अब लेट्स सपोज आप इस कंपोनेंट, हमने जब पढ़ा था कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग में, हमने बोला था कंपोनेंट आर रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब ये है कि आप इसको मल्टीपल टाइम पे यूज कर सकते हैं। ये रीयूजेबिलिटी पैदा हो गई इससे। अब हमने कोड जो भी लिखा था वो एक जगह लिखा था, मैंने उसको कितनी जगह पे कॉल कर दिया। अब जितनी जगह पे कॉल करेंगे उतनी दफ़ा वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो जाएगा, चल जाएगा। सही।
हाँ, ये इस बेस पे लॉजिक काम करती है। अब इन शॉर्ट सिंपल इंपोर्ट का मतलब क्या होता है एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। एक्सपोर्ट मतलब मैं ये पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको किसी दूसरी फाइल में इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये क्योंकि कंपोनेंट जब बनाएंगे तो कंपोनेंट एक दूसरे से मिल के चलेंगे, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होंगे। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है हमें। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें ये वाला स्टाइल जो है फॉलो करना पड़ता है, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम पर्टिकुलर कंपोनेंट हेडर। सही। तो इसमें एक और चेंज होता है, वो देखने के लिए footer.js, एक और कंपोनेंट मैंने footer.js के नाम से फाइल बना दी, एक और कंपोनेंट मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। वो कैसे बनता है जी, ठीक सेम प्रोसेस। मुझे एक फंक्शन चाहिए, कंपोनेंट का नाम रखना है, उसका नाम मैं footer रख देता हूँ, नाम ऑलवेज बड़े कैपिटल लेटर में रखना है। फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे footer। तो एक चीज़ यहाँ इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों ने पूछना ये डिफ़ॉल्ट क्या है। अभी हम इसके ऊपर आते हैं, हम इस चीज़ को डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, जस्ट हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं करता हूँ एक्सपोर्ट फंक्शन फूटर, ये वाला हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में सिंपल वाला एक्सपोर्ट किया। हाँ, अच्छा इसमें फ़र्क क्या होगा वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। इसमें हम एक रिटर्न लगाते हैं, इससे यहाँ से डिप बना लेते हैं। डिप बनाने के बाद यहाँ पे फूटर कंपोनेंट, अच्छा जी ये एक्सपोर्ट कर दिया। अब लेट्स सपोज इस कंपोनेंट को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको अगर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो तो आप सिंपल यहाँ पे हेडर लिखोगे, लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे, कहाँ से इंपोर्ट करना है वो पाथ तो सेम रहेगा फूटर, लेकिन यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे अगर डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड नहीं लगाएंगे। और जो नाम है जिस नाम से आपने कंपोनेंट बनाया था वो सेम नाम यहाँ पे आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट के केस में आप इस तरह से इंपोर्ट करोगे, सिंपल के केस में आप इस तरह से इंपोर्ट करोगे और उसको यहाँ पे लाके फूटर में अटैच कर दोगे। ये हमने ये सेम एज इट इज चलेगा जैसे हम ऊपर वाला कंपोनेंट चला रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस इन दोनों में ये है, इन दोनों कंपोनेंट में इसमें हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, इसमें हमने डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट किया। हाँ, दोनों में डिफरेंस ये है, इंपोर्ट एक में बगैर करली ब्रेसेस से होगा, एक में करली ब्रेसेस के साथ होगा इंपोर्ट। सही है। अच्छा जी ये डिफरेंस आपको पता लग गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अगर आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर आप एक दफ़ा कंपोनेंट बना लोगे तो उसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसकी खूबसूरती देखें, ये जैसे हम नॉर्मली टैग बनाते हैं ये वैसे ही टैग है, जैसे कि हेडर एक उसका टैग है। तो रिएक्ट के अंदर आप देखें खूबसूरती कि हम अपने टैग बना सकते हैं। ये हेडर कोई भी टैग एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमने एक नया अपना टैग बना दिया जिसको हम कंपोनेंट बोल रहे हैं। ठीक है। ये टैग बन चुका है और इसके ऊपर हम सारा जो है वो काम कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मल टैग बन गया। अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ताकि हम कैरी ऑन कर सकें। क्विकली एक दफ़ा देख लेते हैं कि सही क्वेश्चन किया है तो
डिफ़ॉल्ट में नेम चेंज कर सकते हैं। सर एक फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, एक फाइल में एक से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। सपोज हेडर है, हेडर में हम जो फुटर वाला कंपोनेंट है वो पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इसमें कोई इशू नहीं है। जब आप इंपोर्ट करोगे तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर लो, हेडर के बजाय फुटर से इंपोर्ट कर, तो हेडर से इंपोर्ट कर लोगे तो सेम चीज़ है, लेकिन सेंस नहीं बनती है। आप देखो, आप एक कंपोनेंट बना रहे हो और उसका नाम हेडर डॉट जेएस है, उसके अंदर फुटर का कंपोनेंट पड़ा हुआ है, तो एक सेंस नहीं बन रही। कर सकते हो लेकिन सेंस नहीं बन रही। तो जिस चीज़ की सेंस ना बने वो करना नहीं चाहिए। हम एक फाइल में एक कंपोनेंट रखेंगे तो उससे हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, इसके अंदर कोड की रीडबिलिटी बढ़ेगी। मल्टीपल रख सकते हो लेकिन हम रखेंगे नहीं। तो जी हेडर फुटर के नाम से चीज़ें बन गई। उसके अलावा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है हम देख रहे थे, वो हमें अंडरस्टैंड हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो कंपोनेंट हमने बनाए हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, या ऐसा करते हैं, फाइंड कर देते हैं, पढ़े रहें ताकि रेफरेंस रखें। तो जी ये जो हमने कंपोनेंट बनाए हैं और इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड आ गई। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम नेस्टिंग में कंपोनेंट बना सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक ऐसा कंपोनेंट बनाएं होम का, होम डॉट जे एस। कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? अगर फंक्शन बनाना है तो उसका नाम कंपोनेंट का होम, वो कुछ रिटर्न करेगा। इसके लिए हम इसके अंदर जो है एक ये हमने कंपोनेंट बना दिया, इसको हम जल्दी से डिफॉल्ट स्टोर कर देते हैं। अब नेस्टेड कंपोनेंट बनाने के लिए हम एक फोल्डर बना लेते हैं नेस्टेड का, अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस की एक फाइल बना देते हैं, सॉरी नेस्टिंग सेक्शन 1, और इसमें भी हम सेम कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं, तो इसका नाम सेक्शन 1 रख देते हैं। सही है, और यहाँ पे सेक्शन 1 लिख देते हैं। अब इसको हम डायरेक्टली ऐप डॉट जेएस में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इसको किसी दूसरे कंपोनेंट में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम होम के अंदर वो कंपोनेंट इंपोर्ट करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे? इंपोर्ट सेक्शन 1, उसका नाम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने डिफॉल्ट बनाया हुआ है, नेस्टेड के अंदर पड़ा है और उसके अंदर सेक्शन 1 की फाइल है, उसमें ये सेक्शन 1 पड़ा है, और उसको हम जैसे टैग होता है वैसे बना के यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब इस होम को हम रूट में होम में कॉल कर सकते हैं। बोर्ड कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस, होम कंपोनेंट्स होम, ओके, और ये हम यहाँ पे ऊपर कॉल कर सकते हैं। फिर सेक्शन 1 यहाँ पे आ रहा है, तो अंडरस्टैंड करने वाली ये चीज़ है कि आप एक कंपोनेंट होम आपने बनाया, उस कंपोनेंट के अंदर आप जाएंगे तो उसमें एक और कंपोनेंट आपने बना के सेक्शन, उसमें आपने जो भी लॉजिक लिखी थी वो आपने कॉल किया उसको होम के अंदर, और फिर होम के कंपोनेंट को आपने एप्रोजेस में कॉल कर दिया। सही, इस तरह आप जितना चाहें नेस्टिंग में कंपोनेंट बना सकते हैं, एक दूसरे के अंदर कंपोनेंट सर्च कर सकते हैं, देन उन कंपोनेंट को मजीद आगे मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन होती है। एक सेकंड के साथ चार्ज।
अच्छा जी, सॉरी ज़रा चार्जर लेने चला गया था। और सो के आपको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा जी, हम देख रहे थे कि हम एक दूसरे के अंदर नेस्टिंग कंपोनेंट भी बना सकते हैं, और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या मतलब होता है वो हमने थोड़ा अंडरस्टैंड किया। थोड़ा क्विकली कर रहे हैं हम। आप लोगों से मैं फिर भी कमेंट करूंगा स्टोर ट्रैक वालों से कि वो प्लीज़ एक दफ़ा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास रिकॉर्डेड तो पढ़े हैं, 2 लेक्चर हैं, जस्ट 2 से 3, जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो आप अगर आज या कल में फ्री टाइम में उसको देख लेंगे तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि वो क्या क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई फास्ट ट्रैक वाला लड़का उनके लिंक्स जो हैं ग्रुप में पेश कर दें, ताकि जो भी नए लड़के हैं वो देख सकें कि वो टॉपिक्स कहाँ हैं। अच्छा जी, ये काम हो गया। अब नेक्स्ट ये काम है कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डाटा पास कर सकते हैं। मतलब अगर लेट्स सपोज आपने एक होम का कंपोनेंट बनाया, देन उसके अंदर एक होम के अंदर एक और कंपोनेंट सेक्शन का बना रहे हैं, तो हम इनके दरमियान डाटा पास कर सकते हैं। जब भी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा पास करना होगा, तो वो हम कर सकते हैं। उस कंसेप्ट को हम प्रॉप्स बोलते हैं। प्रॉप्स रजिस्ट्रेशन को प्रॉप्स बोलते हैं। वो कैसे चलती हैं? वो जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं रिएक्ट के अंदर, उनको हम प्रॉप्स बोलते हैं, जो हम अपने कंपोनेंट बनाते हैं। नॉर्मली हम उनको जो बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, जैसे क्लास नेम, ये एक एट्रीब्यूट है, ये हमने डिस्कस किया था पहले जब शुरू में जब टेस्टिंग में देखना जरूरी थी। इसी तरह के हम एट्रीब्यूट लगा सकते हैं अपने बनाए हुए कंपोनेंट में, जैसे डाटा इक्वल टू सम डाटा, सही है। और वो जो भी डाटा हमें मिलेगा सम डाटा, ये प्रॉप हमने पास कर दिया। अब ये प्रॉप हमें, ये हम ओनली पेरेंट कंपोनेंट जहाँ पे हम चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं। अब ऐप डॉट जेएस जो है वो होम ऐप डॉट जेएस का चाइल्ड है, क्योंकि हम इसके अंदर इसको कॉल कर रहे हैं। ऐप डॉट जेएस इसका पेरेंट है, तो पेरेंट कंपोनेंट अपने चाइल्ड को डाटा पास कर सकता है। ये डाटा कुछ भी हो सकता है। पास कैसे करेगा ये? एज एट्रीब्यूट, जैसे एट्रीब्यूट पास होते हैं, डाटा इक्वल टू सम डाटा। जब हम होम में आएंगे तो ये डाटा हमें एज अ प्रोब मिलेगा, फंक्शन की जो पैरामीटर होते हैं उसके अंदर मिलेगा। तो हम यहाँ पे उसका एक प्रोब्स बना लेते हैं, पैरामीटर जस्ट डिफाइन करना। अगर हम इसको लॉग कराएंगे यहाँ पे प्रोब्स को, तो हमें वो जो भी हमने वहाँ से डाटा पास किया था वो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। जल्दी से हम इंस्पेक्ट देखते हैं। तभी हमने प्रोब्स का ऑब्जेक्ट लॉग कराया, डाटा की के अगेंस्ट हमें जो भी सम डाटा हमने पास किया था वो हमें चाइल्ड में मिल रहा है। अब लेट्स सपोज कि आप ये डाटा जो है आगे फिर किसी चाइल्ड को पास करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि फिर डाटा का बना लो, या चाइल्ड डाटा, कुछ भी की हो सकती है, और उसके अगेंस्ट कुछ भी डाटा हो सकता है। इसके अंदर आप अगर पास करना चाहते हो चाइल्ड डाटा, तो यहाँ पे कोई फिक्स भी वैल्यू हो सकती है, कोई डायनामिक भी हो सकती है। तो अभी हमने अगर डायरेक्ट की दुनिया में कुछ भी डायनामिक करना हो तो हम ये कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज डाटा, तो यही डाटा जो भी पेरेंट से आ रहा है वो हमने इसके मजीद चाइल्ड को पास कर दिया। और अगर हम यहाँ से जाएं सेक्शन 2 में और वहाँ पे चाइल्ड डाटा को लॉक कराएं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें प्रॉप्स मिलेंगे जो भी पेरेंट से डाटा आ रहा है। अगर हम उसको लॉक कराएं तो चाइल्ड डाटा में ऐसे डाटा आ रहा है, चाइल्ड डाटा इक्वल टू सम डाटा, पेरेंट में डाटा इक्वल टू सम डाटा, क्योंकि हमने इसकी की जो है वो चेंज कर दी थी। इस तरह से जो है हम अपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डाटा पास कर सकते हैं। उसके लिए जो कंसेप्ट यूज होता है उसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात जो है वो अंडरस्टैंड हुई होगी। जब भी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को कोई भी डाटा पास करना है तो हम उसको एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। उस कंसेप्ट को हम प्रॉप्स बोलते हैं। अब ये डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे सम डाटा यहाँ पे, ये कोई जो है वो हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है डाटा का। ये कोई वेरिएबल आप ऊपर डिफाइन करके यहाँ पास कर सकते हो। लेट्स सपोज
वो पूरे ऑब्जेक्ट हो सकता है उसके अंदर नेम, उसकी नेम, सही है। और ये आप यहाँ पे पास कर दें, जैसे ये न्यू डाटा बनेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट पास हो सकता है, ये कोई अरे हो सकती है ओनली, पूरा ऑब्जेक्ट आपने अगर पास नहीं करना, ओनली अरे, सही है। और इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इसमें आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3, सही है। अगर आपने ओनली रे पास करनी है तो आप ओनली रे पास कर सकते हो, न्यू डाटा पास करना है वो कर सकते हो, ओनली स्ट्रिंग पास करनी है वो कर सकते हो, ठीक है। कोई A 1 2 3 सिंपल पास करना है वो भी कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कैसा डाटा पास करना चाहते हो, जिस तरह का डाटा पास करोगे उस तरह से मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया था वो मिल जाएगा। अगर आप ओनली रे पास करोगे तो वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। अगर आप जो है वो यहाँ से ओनली स्ट्रिंग पास करोगे वो भी मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डाटा जो है वहाँ पे आगे पास कर रहे हो अपने पेरेंट को, चाइल्ड को, पेरेंट से चाइल्ड को। जिस तरह का डाटा पास करोगे सेम वैसा ही डाटा आपको चाइल्ड के अंदर नजर आएगा। अच्छा सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखना जैसे ना प्रॉप के तरीके से चीज और कैसे दे सकते हैं, लाइक चीज और प्रॉप में कैसे दे सकते हैं। प्रॉप डॉट डाटा क्यों यूज़ किया, उसकी रीज़न ये है कि जब मैंने यहाँ पे होम पे पास ऐप से पास किया था तो हमने एट्रीब्यूट डाटा पास किया था। लेट्स सपोज अब होम में आपको जो डाटा है वो प्रॉप डॉट डाटा मिलेगा रेदर देन कि ओनली डाटा। तो आपने ये वाला अगर वेरिएबल एक्सेस करना है तो आपको अपने चाइल्ड में ऐसे मिलेगा। अब आप मजीद चाइल्ड में जाना चाहते हो तो चाइल्ड में इस नाम से मिलेगा आपको। तो अगर आप लॉक कराना चाहो चाइल्ड डाटा तो आपको ऐसे मिलेगा, प्रॉप डॉट चाइल्ड डाटा, जिस नाम से पेरेंट से पास करोगे आप। हाँ जस्ट जो है 10 15 मिनट की क्लास रहेगी, जैसे खत्म होती है फिर जो है हम आई गेस के नमाज का टाइम बचता है उस वक्त तक फिर हम नमाज पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा ये चीज़ हमें समझ आ गई, डाटा कैसे पास करना है प्रॉप्स का, और उस डाटा का इस्तेमाल कैसे करना है। अब हमने एक चीज़ और देखनी है कि इसके अंदर CSS कैसे इंक्लूड करते हैं।
जो हमारा प्रोजेक्ट होता है रिग का, उसमें कुछ ऐसे है कि आपने सपोज कंपोनेंट के अंदर हेडर में कोई डिज़ाइन बनाना है, तो आप यहाँ पे एक हेडर का स्टाइल बना लो, हेडर सी एस एस, हेडर डॉट सी एस एस, मतलब ये हेडर की सी एस एस है। और अगर आपने इसको इंपोर्ट करना है हेडर के अंदर, इसका स्टाइल क्या है, इंपोर्ट, इसमें फिर हमें फ्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हम उसका जो है नाम लिखते हैं हेडर डॉट सी एस एस, वो फाइल इंपोर्ट हो जाती है। अब आप अपनी क्लास यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। नॉर्मली हम क्लास देते तो यहाँ पे क्लास नेम देना पड़ेगा हमें, जैसे बैकग्राउंड कलर मेन पीजी, सही है। तो ये क्लास फिर हम यहाँ सी एस एस में डिफाइन कर सकते हैं, ये वैसे ही है जैसे हम नॉर्मली पहले डिफाइन करते थे, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ऐसे करके हम अपना जो भी नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सी एस एस के अंदर, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। हेडर में जो भी आप अपनी क्लास डिफाइन की, उस क्लास को आप हेडर डॉट जेएस में जैसे इंपोर्ट करके सी एस एस को आप लगा सकते हो इस क्लास का नाम, ताकि आप इफेक्ट दे सको। जैसे यहाँ पे डिफरेंस ये है कि डिव के ऊपर हम सिंपल क्लास इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्लास नेम इस्तेमाल करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि रिएक्ट के अंदर एक और क्लास के नाम से कीवर्ड भी होता है, जिससे हम कंपोनेंट क्लास का बनाते हैं। तो इस डिफरेंस की वजह से जो है हम यहाँ पे ये चेंज बीजी करके क्लास बनाई है, उसका जो प्रॉप रखा है एट्रीब्यूट का नाम क्लास नेम रखा है रेदर देन ओनली क्लास। अच्छा जी, ये काम हमने देख लिया कि क्लास कैसे इंपोर्ट करते हैं और सीएसएस को कैसे लगाना है और कंपोनेंट कैसे बनाने हैं, नेस्टिंग कंपोनेंट कैसे बनाने हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं कि एक स्टेट कैसे बनती है रिएक्ट जेएस में। स्टेट बनाने के लिए हम एक और कंपोनेंट बना देते हैं, बेसिक स्टेट और जेएस। उसके अंदर हम गलती से फंक्शन बना देते हैं, आजकल के इसमें प्रॉप्स अगर आएंगी वो हम इसमें मिल जाएंगी। फोर डिफॉल्ट बेसिक स्टेट, तो जी इसके अंदर हम स्टेट का कंसेप्ट क्या है कि हम रिएक्ट के थ्रू एक सिंपल वेरिएबल के बजाय एक पावरफुल वेरिएबल बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले हम एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं ये आर करके, और उसका नाम रखते हैं काउंटर, और उसके अंदर वैल्यू रखते हैं 1। ओके, और इसको यहाँ पे एक काउंटर प्लीज। अगर आपने रिएक्ट की दुनिया में अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी हो एचटीएमएल के अंदर, जो कि हम ये एचटीएमएल जेएसएस रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, तो आपको कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। हम ये वेरिएबल यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे काउंटर जो है वो नज़र आएगा, ये बेसिक स्टेट क्योंकि हमने कहीं पे इंपोर्ट नहीं की, इसको क्विकली मेन में इंपोर्ट करते हैं। बेसिक स्टेट कंपोनेंट में से जाना है हमें बेसिक स्टेट में, और ये हम लगा देते हैं। बाकी कंपोनेंट को मैं हाइड कर रहा हूँ फिलहाल, ताकि हम स्टेट की कंपोनेंट को बेसिक अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। ये मैंने बाकी सारे कंपोनेंट डाल के सिर्फ स्टेट का कंपोनेंट चलाया, तो मुझे मेरा काउंटर इज समथिंग 1। ओके, अब हमने क्या करना है आगे के, जो भी मेरा
काउंटर एज की वैल्यू को मैं अपडेट करूँगा, सही है। और जैसे मैं अपडेट करूँ डेफिनेटली इसका मुझे इफेक्ट नज़र आना चाहिए। तो अपडेट हम कैसे कर सकते हैं वेरिएबल वैल्यू की, हम यहाँ पे नीचे एक बना सकते हैं प्लस का और माइनस का। अगर हम ये ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं, इसमें माइनस लिख सकते हैं, देन एक और बटन बना सकते हैं जिसमें प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऑन क्लिक पे काउंटर की वैल्यू को जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो ऑन क्लिक कैसे लगाना है, जैसे नॉर्मली हम बटन पे लगाते थे वहाँ पे, जैसे यहाँ पे ख्याल रखना है कि हम कैमल केस में लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। तो हम जल्दी से एरो फंक्शन बना लेते हैं, इंक्रीमेंट काउंटर वो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो ये पर्टिकुलर फंक्शन चलेगा। देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू को हम अगर 2 के इक्वल सेट कर देते हैं, या काउंटर +1 कर देते हैं, और यहाँ पे अगर हम अलर्ट लगा के देखें कि काउंटर हमारा वाकई में बढ़ रहा है, तो क्या नजर आता है हमें, तो यहाँ पे 1 और के दरमियान जो है यहाँ पे 1 के ऊपर जो है हमने प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें काउंटर की वैल्यू 2 हो चुकी है। देन प्लस पे क्लिक करेंगे काउंटर की वैल्यू 3 हो चुकी है। देन प्लस पे क्लिक करेंगे काउंटर की वैल्यू, यानी काउंटर की वैल्यू कहीं इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने जो लॉजिक बनाई है इसके थ्रू काउंटर की वैल्यू को वेरिएबल में एक का इजाफा कर रहे हैं। लेकिन ये इफेक्ट हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, जहाँ पे भी हमने काउंटर को लिखा है। ये इफेक्ट वहाँ पे देखने के लिए जावास्क्रिप्ट कहता है कि अगर आपने रिटर्न को दोबारा से चलाना है अपने कंपोनेंट को, हमें एक पावरफुल वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको स्टेट बोलते हैं, जो कि रिएक्ट हमें देता है। पहले फिर हमें रिएक्ट से वो स्टेट लेनी पड़ेगी, उसका नाम होता है यूज स्टेट, और वो कहाँ से लेंगे हम, रिएक्ट जेएस से। उसका इस्तेमाल कैसे करना है हमें, यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम अपना वेरिएबल, तो इसको हम काउंटर स्टेट कह सकते हैं। नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये काउंटर स्टेट है, और इसका नाम सेट काउंटर स्टेट, और यहाँ पे हम निश्चित वैल्यू देंगे। तो इसका ये हमें नॉर्मली हम वेरिएबल ऐसे बनाते हैं, लेकिन रिएक्ट के अंदर अगर हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल के चेंज होने पे ये रेंडर दोबारा से चलाना है, ये रिटर्न दोबारा से चलाना है, तो हमें ये वाला वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको हमें स्टेट बोलते हैं। सही। वेरिएबल बनता कैसे है, बनाने के लिए इसका सिंटैक्स है ये कि इक्वल टू के साइन के बाद एक यूज स्टेट करके फंक्शन है जो कि हमने रिएक्ट से इंपोर्ट करना है। तो ये उसमें हमें इनिशियल स्टेट यानी कि इनिशियल वैल्यू देनी होती है, जो कि हम अपने कंपोनेंट में चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, काउंटर स्टेट एंड सेट काउंटर स्टेट। ये पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम है, जैसे कि ये काउंटर का नाम है, और ये उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन है, सही, जो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। हर नॉर्मली हम वेरिएबल ऐसे से अपडेट कर सकते हैं काउंटर इक्वल टू काउंटर +1, लेकिन जो हम स्टेट के थ्रू वेरिएबल बनाएंगे उसको हमें इस तरह से अपडेट करना है, सेट काउंटर स्टेट समथिंग। चलिए, अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जहाँ पे हम नॉर्मल वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे हम अब अलर्ट ख़त्म कर देते हैं, सेट काउंटर का फंक्शन कॉल करते हैं, और उसमें जो भी काउंटर है हमारे पास ऑलरेडी उसमें एक 1 करके ऐड कर देते हैं।
ओके। और इसी तरह हम एक डिक्रीमेंट का फंक्शन बना सकते हैं। डिक्रीमेंट काउंटर और इसमें भी जो सेट काउंटर है उसको -1 करना चाहिए हमें। ओके, और इसमें भी माइनस करना चाहिए। ये हमने एक लॉजिक छोटी सी बिल्ड की है जिसमें डिक्रीमेंट हो रहा है और इंक्रीमेंट हो रहा है। अब अगर हम देखें यूआई में, अगर हम प्लस करते हैं तो क्योंकि ये काउंटर नॉर्मल वाला था, यहाँ पे हमें स्टेट काउंटर दिखाना चाहिए। काउंटर स्टेट, देखिए हम प्लस कर रहे हैं, आप देखें रियल टाइम में हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है। प्लस कर रहे हैं वैसे वैसे प्लस हो रहा है, माइनस कर रहे हैं वैसे वैसे माइनस हो रहा है। प्लस करते जाओगे माइनस होगा प्लस। तो ये यूआई कैसे रियल टाइम में अपडेट हो रही है यहाँ पे। पहले हमें नॉर्मल ये काउंटर का वेरिएबल बना के किया था, वो अपडेट नहीं हो रहा था। तो इसकी रीज़न क्या थी कि ये इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि इस फंक्शन को दोबारा, इस फंक्शन के रिटर्न को दोबारा चला सके। अगर आपने फंक्शन के रिटर्न को दोबारा चलवाना है तो फिर आपको रिएक्ट का जो स्टेट का वेरिएबल है वो बनाना पड़ेगा। कोई भी नाम हो सकता है उसका, उसको अपडेट करने के लिए एक फंक्शन होता है, उसका भी कोई नाम हो सकता है, उसकी इनिशियल वैल्यू होती है। इस तरह से आप एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाते हो और हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर आती रहती हैं और हम अपडेट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। सही है क्विकली। जैसे ये पर्टिकुलर फंक्शन हम अपडेट करेंगे सेट काउंटर के थ्रू, तो ये रिटर्न दोबारा से चलेगा। जब ये दोबारा चलेगा तो इसकी रियल टाइम में जो भी वैल्यू हो रही होगी 1 2 3 वो अपडेट हो रही होगी। सही है। ये हमने जस्ट बेसिक सा एक काउंटर का एप्लीकेशन खड़ा किया रिएक्ट के अंदर। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, कोई भी क्वेश्चन हो वो आप लोगों ने पूछ लेना है अभी। फिर हम इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे छोटे छोटे कंसेप्ट हमें सीखे हैं। ड्रॉप्स क्या होती है, अगर हमें पेरेंट्स की चाइल्ड डेटा पास करना है तो ड्रॉप बोलते हैं। अगर हम एक पावरफुल वेरिएबल बनाना है जिसके चेंज होने पे रैंडम जो है वो दोबारा एंटर जो है रिटर्न दोबारा चले, तो उसके लिए हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इम्पोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है, नेस्टेड कंपोनेंट जिसे बोलते हैं, कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट डालते हैं, इसको हम नेस्टेड कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे हमने वेरिएबल छोटे छोटे सिनेरियोस अंडरस्टैंड किए हैं। आप लोग इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, एक दफ़ा जो है करके देखिएगा कि ये सारी चीज़ें सही से परफॉर्म हो रही हैं आपके लिए। और कोशिश कीजिएगा स्पेशली स्लो ट्रैक वालों के लिए जो हमारे 2 3 लेक्चर हैं रिएक्ट के ऊपर, इसके अंदर हमने ड्रॉप और स्टेट वगैरह को बड़ी डेप्थ डिस्कस किया हुआ है। आप एक दफ़ा वो देख के आइएगा कल तक, ताकि कल 9 बजे क्लास के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। हाँ, हम आगे मूव कर सकते हैं। सही है। मैं आज के लिए जो आपका कोड है वो पुश कर देता हूँ ताकि हमें रेफरेंस रहे रेपो के ऊपर। हमने क्या काम किया है। मैंने कोड जो है आप लोगों के लिए पुश कर दिया है रेपो के अंदर, जिसके सारा जो है फोल्डर्स वगैरह फायर पेज की पोस्टिंग कैसे करनी है, उसका रेक के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, क्लासेस के लिए वो सारा कुछ इसके अंदर चला गया। तो आप लोग प्लीज़ उसको ट्राई कीजिएगा। हाँ, एक दफ़ा फिर देन जो भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कल सुबह की क्लास में। देन वी टू गो ऑन दिस टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।